तो दोस्तों मैथमेटिकल लॉजिक इस लेसन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आपने ये एक वीडियो देख लिया तो आप मैथमेटिकल लॉजिक का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि भाई ये तो डेमो लेक्चर है, पर मैं आपको बता दूं कि ये डेमो लेक्चर से भी आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। दोस्तों इसके अंदर मैंने जेई लेवल के क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं, अगर मैं आपको दिखा दूं, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जो जेई के क्वेश्चंस है ना दोस्तों, वो खुद आप सॉल्व करोगे। आप बोलोगे ये देखो दिखाई दे रहा है जेई मेंस, और दिखा रहा हूं ये देखो जेई मेन, और दिखा रहा हूं ये देखो जेई मेंस। तो गाइस मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, एक्चुअली ये 22 का है, उसके पहले वाला 23 का है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों, और साथ में इस सेशन में आपको लेटेस्ट क्वेश्चन मिलेगा। लेटेस्ट क्वेश्चन मतलब दो जो सबसे लेटेस्ट अभी तक सीईटी के पेपर में पूछा गया दोस्तों, 2025 के क्वेश्चंस। तो मैं ऐसा नहीं कि कोई भी सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा, जो 2025 के पेपर में सम पूछे गए हैं वो सब सम आपको इस सेशन में बताने वाला हूं। साथ में दोस्तों मैं आपको यह बोलना चाहता हूं कि आप हेडफोन ले लो और अच्छे से मेरे लेक्चर को देखो, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि मेरे लेक्चर्स को जैसे ही आप देखोगे उसके बाद सम्स आप खुद ही सॉल्व करोगे। ये गारंटी दे रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में बताना गारंटी पूरा हुआ कि नहीं। खुद आप सम सॉल्व करोगे दोस्तों, इतना अच्छा आपका प्रिपरेशन कराऊंगा। और यहां पे मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरह से बोर्ड और सीईटी में, थोड़ा सा बोर्ड में के कंपैरिजन में सीईटी में अपने को ज्यादा मेहनत करना होता है। और दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आज मैंने अराउंड 3:30 के आसपास एक वीडियो अपलोड किया जिसके अंदर मैंने पूरा का पूरा टाइम टेबल दे दिया दोस्तों कि अगर आप 1 मंथ में सीईटी क्रैक करना चाहते हो तो हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है। और मैथ के क्रैश कोर्स में मैं, जैसे मैथमेटिकल लॉजिक 1 तारीख को मेरा होने वाला है, हो सकता है ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो तो अभी भी आप जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन पे जा सकते हो। वो 1 और 2 को मैथमेटिकल लॉजिक, 2 दिन दोस्तों मैं लॉजिक लूंगा, और देन दोस्तों 3 तारीख को हम मॉक टेस्ट लेंगे लॉजिक के ऊपर। देन 3 और 4 को मैट्राइसिस, फिर 5 तारीख को मैट्राइसिस का मॉक टेस्ट। इस तरह से मैंने पूरा का पूरा 30 डेज टाइम टेबल पूरा का पूरा डिजाइन करके दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको देखना चाहिए और जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन पे जुड़ना चाहिए, जिससे आप बहुत अच्छे से अपनी चीजें कवर कर सकते हो। और इस लेक्चर को आप देख सकते हो किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर आप घर से खुद से प्रिपरेशन कवर कर रहे हो तो आपको ऐसा प्रिपरेशन करना चाहिए। पूरा का पूरा जो क्रैश कोर्स है दोस्तों एप्लीकेशन पे होने वाला है, जिसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको, मतलब बोलते हैं ना, कोई डिस्टरबेंस नहीं रहेगा, आप आराम से पढ़ोगे, नोट्स भी आपको मिल जाएगा, मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, सब उसी में मिल जाएगा, दोनों सीडी में एक्सेस मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा है। तो आज ही जुड़ना चाहिए, और आज अपना पहला बैच, समझ सकते हो, इसलिए फटाफट जुड़ जाओ। और 1 तारीख से हम स्टार्ट कर देंगे एप्लीकेशन पे। अब देखो मैथमेटिकल लॉजिक में ये सब तो बहुत छोटी चीजें हो गई यहां से। अब देखो दोस्तों, अभी तक इवन आप कोई भी सेशन देख लेना, कोई भी सेशन देख लेना, कोई भी टीचर आपको यहाँ पे, मेरी क्वालिटी आपको बाकी टीचर से क्या अलग दिखाई देगी, मेरी मेरी क्वालिटी आपको बाकी टीचर से ये अलग दिखाई देगी दोस्तों, यहाँ पे कुछ स्पेशल पार्ट आपको दिखाई देगा। जैसे अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे पी ओनली इफ क्यू लिखा है। ये देखो, ये तो हमने 12th में पढ़ा है, पर ये 12th में नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको ये, इससे रिलेटेड जेई मेंस में इस टॉपिक में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए आपको मेरा लेक्चर अटेंड करना चाहिए। आप चेक कर लेना, किसी भी टीचर के लेक्चर में देख लेना, आपको ये नहीं बताएंगे। ये मेरा यूनिकनेस सबसे अलग है दोस्तों, ये मैं बोल रहा हूँ। जेई मेंस के क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा, ये टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया है और लगभग बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको रॉन्ग किया है, आपको भी सॉल्व कराऊंगा। तो गाइस देखो, सबसे पहले आपको एंड का मतलब पता है, ठीक है सर, ये तो 12th का ही है। और का मतलब भी पता है, ये रिवीजन होना चाहिए। नॉट का मतलब पता है, ठीक है। इफ देन का मतलब पता है सर, सिंगल एरो। सर इफ एंड ओनली इफ का मतलब पता है सर, डबल एरो। ये सब तो अपने को पता है सर। पी ओनली इफ क्यू आया तो हम हमेशा क्या लेते हैं दोस्तों, इफ के बाद वाले को हम हमेशा पी लेते हैं। पर दोस्तों अगर ऐसा है पी ओनली इफ क्यू लिखा रहा, तो दोस्तों इसका मतलब होता है पी लिखो, क्यू लिखो, और ओनली इफ मतलब दोस्तों यहाँ पे सिंगल एरो, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं। ये हमेशा याद रखना है। एक्चुअली ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन में, तो वहां पे आपको बहुत मस्त सम सॉल्व कराऊंगा और आपका दिल पूरा खुश हो जाएगा। ठीक है सर, ये तो आपको आपने बता दिया। देखो यहाँ पे पहला पॉइंट आपको स्पेशल मिला है, अभी और मिलेगा, टेंशन मत लो। देखो ये पूरा चार्ट आपको याद करना है, जो आपने 12th क्लास में ही पढ़ा है। सीईटी में भी वैसे ही पढ़ना है, कुछ अलग यहाँ पे नहीं पढ़ना है, पर इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सीईटी के मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। और मैं आपको सबसे पहले ये भी बता देना चाहता हूँ कि सीईटी में इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों, तो ये भी मैं आपको बता दूं। तो देखो सीईटी में, एमएसटी सीईटी 2026 दोस्तों, इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस है। कितने क्वेश्चंस आने के चांसेस है दोस्तों को? 2 क्वेश्चंस। अगर आपने मेरा ये सेशन देख लिया, आउट ऑफ 100
आपका 4 मार्क्स आज फिक्स हो गया दोस्तों। मतलब ये सेशन के बाद 2-3 चीजें मैं और आपको बोलूंगा जो आपको कवर करना चाहिए, पर जो मेरे एप्लीकेशन के स्टूडेंट हैं उनको सब चीजें मैं खुद करवा के लूंगा। तो ये होने के बाद दोस्तों ये देखो 4 मार्क्स आपका डन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं वो भी मैं आपको बता दूं, इस बार क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से आने वाले हैं 2026 पे, ये भी मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताते जाऊंगा। आप जाके क्रॉस चेक भी कर लेना एग्जाम में। देखो सबसे ज्यादा जो सबसे पावरफुल टॉपिक है दोस्तों वो है नेगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दूसरा अगर मैं पावरफुल टॉपिक की बात करूं तो दोस्तों कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तीसरा जो पावरफुल टॉपिक है दोस्तों जो इसके अंदर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा दोस्तों स्विचिंग सर्किट। ये बहुत सिंपल आता है, स्विचिंग सर्किट। और स्विचिंग सर्किट के बाद नेक्स्ट जो पार्ट है दोस्तों जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं वो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, ट्रूथ टेबल का ये वाला फॉर्मूला। देखो ये वाला फॉर्मूला टी और एफ, और जिसका आंसर एफ आता है, ये स्पेशल फॉर्मूला। एक क्वेश्चन 100% किसी न किसी शिफ्ट में दिखेगा, एक बोल रहा हूं उससे ज्यादा दिखेगा। ये या तो ये वाले फॉर्मूले पे, ये देखो ये याद है आपको, या तो यहाँ एफ एफ रहेगा तो भी आंसर टी आता है। अब ये होने के बाद सर देखो डुअलिटी कॉन्सेप्ट पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको कहीं ना कहीं वो लोग मर्ज करके आपको पूछ सकते हैं। पर ये जो टॉपिक्स जो मैंने दिए हैं ये एवरग्रीन टॉपिक्स है दोस्तों, इसके ऊपर बहुत ज्यादा चांसेस है इस बार का क्वेश्चन बनने के। तो आपको बहुत अच्छे से तैयार रहना है। इसी में दोस्तों आपको टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिंजेंसी, तो ये भी आपको रेडी रखना है। तो इतना अगर आपने कवर कर दिया, और बोर्ड की तरह नहीं करना है, बहुत आसान आपका हो भी जाएगा। इतना टॉपिक पे आपको फोकस करना है। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, जरूर एक कमेंट लिख के जाना, और अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो जरूर मैं ऐसे ही आपको और वीडियोस बना के दूंगा, पर ये तो डेमो लेक्चर है, बाकी एप्लीकेशन पे होगा। अब देखो दोस्तों एंड में हमेशा हम बोलता हूँ कि कैमरामैन का फोकस किसके ऊपर होना चाहिए दोस्तों, ट्रू पे। बोथ द वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, बोथ द वैल्यूज आर ट्रू, बोथ द वैल्यूज आर ट्रू, बोथ द वैल्यूज आर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज फॉल्स। गाइस एक मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, एंड में कभी भी अगर दोस्तों एक एफ अगर आपको दिखाई दे, डायरेक्ट आंसर में एफ लिख देना। ये हमेशा याद रखना, ये मैं आपको 12th में नहीं बताता, सीईटी में फटाफट लिखना होता है ना, तो ये ध्यान रखना। और में हम कैसे याद रखते हैं, बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू। और में आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी टी दिखाई दे और में, तो आंसर टी आएगा। देखो टी दिख रहा है, देखो इसमें भी टी दिख रहा है, इसमें भी टी दिख रहा है, इसमें टी नहीं दिख रहा है, इसलिए आंसर टी नहीं आया। यहाँ पे इफ देन में जो सबसे पावरफुल फॉर्मूला है इस बार के सीईटी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, जाके सीईटी के पेपर में आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये फर्स्ट है, देखो फर्स्ट ट्रू, और अगर सेकंड फॉल्स, हम हमेशा देखो इसको हमेशा हम और से याद रखते हैं, फॉल्स से याद रखते हैं इसको हमेशा, फॉल्स। इसको हमेशा हम कैसे याद रखते हैं, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स। देखो फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स ही होना चाहिए, एक ट्रू एक फॉल्स नहीं याद रखना, देन आंसर इज फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू। ये वाले को हम हमेशा याद रखते हैं सेम। अगर कोई भी वैल्यूज अगर सेम दिखाई दे, देखो अगर ये दोनों सेम है देन आंसर क्या आएगा दोस्तों, ट्रू। अगर ये दोनों सेम है, नहीं ये दोनों सेम है, नहीं ये दोनों सेम है, यस आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज फॉल्स। गाइस मैं आपको जब सम सॉल्व कराऊंगा ना तो बहुत मजा आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे बताया। अब आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे कुछ चीजें याद रखनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे कुछ चीजें क्या याद रखनी है, मैं आपको स्ट्रेट यहाँ पे सीधा सिंपल बता रहा हूँ कि आपको इस पूरे में से ये वाला पार्ट याद रखना है, विच इज इक्वल टू फॉल्स। ये हमेशा याद रखे रहना, ये आपके दिमाग में पूरा का पूरा फिट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे ये होने के बाद दोस्तों यस, अब देखो यहाँ पे कुछ आप अलग पढ़ोगे, आपने 12th में कुछ अलग पढ़ा होगा, यहाँ पे कुछ अलग पढ़ने वाले, क्योंकि सीईटी के क्वेश्चन जैसे आते हैं मैं वैसा आपको पढ़ाने वाला हूँ, और हमेशा मैं लेटेस्ट ट्रेंड वाइज पढ़ाता हूँ। अब यहाँ पे देखो दोस्तों स्टेटमेंट लिखा है P इंप्लाइज Q, इसका अगर मुझे कन्वर्स करना है जस्ट उल्टा कर दो, हो गया सर। मैंने बोला ना अगर आप मुझसे 12th पढ़े हो तो सीईटी में बहुत मजा आएगा, इसलिए आपका मेरा टूनिंग बहुत मस्त बैठा है, आपको आ जाना चाहिए। इनवर्स, क्योंकि यहाँ मॉक टेस्ट ये सब बहुत सारी चीजें रहती है दोस्तों बैच के अंदर जो आपको वहीं पे मिलता है। इनवर्स अगर मैं बताने जाऊं तो इसका इनवर्स हम कैसे लिखेंगे, इनवर्स में दोनों साइड बस निगेशन ले लो, याद रखना चाहिए।
कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे लेते हैं दोस्तों? कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब हमें क्या करना है पता है, इसका जस्ट उल्टा कर देना है। उल्टा करना मतलब इसका जस्ट कन्वर्स कर दो तो आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव मिलेगा, ये देखो, ठीक है। पर सीईटी हमेशा देखो, ये P इंप्लाइज Q है, इसका जस्ट उल्टा किया, Q इंप्लाइज P है। इसका जस्ट इनवर्स कैसे निकालेंगे दोस्तों? दोनों में निगेशन ले लो। ये यहां पे हमें क्या करना है दोस्तों, जस्ट उल्टा कर दोगे इसका तो आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव मिलेगा। अब थोड़ा सा दिमाग को 1 मिनट के लिए ध्यान से देखो, 1 मिनट के लिए दोस्तों थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। सीईटी है दोस्तों और बहुत मजा आएगा, आप लास्ट में कमेंट करके जाओगे सर मजा आया, कुछ नया सीखा हूं। अब गाइस ये कुछ चीजें हैं जो सीईटी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। आपको डायरेक्ट सीईटी में पूछा रहेगा दोस्तों, फाइंड कन्वर्स ऑफ इनवर्स। अब लिखा रहेगा फाइंड कन्वर्स ऑफ इनवर्स, तो आप डायरेक्ट क्या करना, जो भी आपको ओरिजिनल स्टेटमेंट दिया रहेगा उसका आप डायरेक्ट कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना। कन्वर्स ऑफ इनवर्स, देखो कन्वर्स ऑफ इनवर्स, इनवर्स का आपको कन्वर्स करना है। कन्वर्स मतलब क्या होता है? उल्टा, जिसको मैं फ्लिप बोलता हूं। क्या बोलता हूं दोस्तों? हमेशा याद करा रखता करो, कन्वर्स मतलब क्या करना है दोस्तों? फ्लिप। ये वर्ड याद रखना, फ्लिप। फ्लिप मतलब आपको क्या करना है पता है? चेंज, प्लेस चेंज करना है। अब देखो दोस्तों, कन्वर्स ऑफ इनवर्स अगर आपको निकालना है, देखो ये इनवर्स है, इसका कन्वर्स निकालना है, तो बस दोनों का प्लेस चेंज कर दो, ये वाला आगे, ये वाला। समझ में आया कि नहीं? तो देखो जैसे ही आप इसका इनवर्स निकालने, इस इनवर्स का कन्वर्स निकालने जाओगे तो ये आगे ये पीछे इसकी तरह दिखेगा, मतलब ये क्या हो गया? इनडायरेक्टली कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कभी भी अगर आपको पेपर में ये वर्डिंग आया फाइंड कन्वर्स ऑफ इनवर्स, तो दिमाग में रखे रहना भाई कॉन्ट्रा पॉजिटिव करना है। अब दोस्तों कभी कभार आपको ऐसा भी आ सकता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ कन्वर्स, मतलब ये देखो ये जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव दिया है इसका कन्वर्स करना है। कन्वर्स मतलब क्या होता है? कन्वर्स मतलब उल्टा। अब जैसे इसका आप उल्टा करोगे आपको क्या मिलेगा? इसका उल्टा करो, इसका उल्टा करोगे तो आपको क्या मिलेगा? किसकी तरह मिल रहा है? इसमें से किसकी तरह मिल रहा है? इनवर्स। तो इसका मतलब ही होता है दोस्तों इनवर्स। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लिखा रहा कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ कन्वर्स फाइंड आउट करना है तो इनडायरेक्टली आप इनवर्स निकालो। इनवर्स में हम क्या करते हैं? मेन स्टेटमेंट में, ओरिजिनल स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं? निगेशन लेते हैं। कहीं पे अगर आपको ऐसा लिखा रहा इनवर्स ऑफ कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इनवर्स पे आ जाओ, इसका हमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव करना है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव आपको इसका पता है, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव हम कैसे करेंगे? इनवर्स का कॉन्ट्रा पॉजिटिव करना है। तो इनवर्स का कॉन्ट्रा पॉजिटिव करना है मतलब हमें क्या करना है दोस्तों? जो हमने ऊपर पढ़ा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों? इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव करना है। तो देखो ये जो मेरा इनवर्स है इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव करना है, तो मतलब इनडायरेक्टली आपको बस क्या कर देना है? कन्वर्स करना है। कन्वर्स मतलब जस्ट ये देखो, ये क्यू और ये क्या आएगा दोस्तों? पी। हो गया आपका काम। तो ये कुछ पार्ट आपको याद रखना है दोस्तों, जो आपको पेपर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा दोस्तों। तो मैं आपसे कुछ इन शॉर्ट पूछना चाहता हूं कि आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखो, इससे डरने की जरूरत नहीं, पेपर में जब सम आएगा तो आपको समझेगा। कहीं पे भी अगर आपको ऐसा लिखा रहा क्वेश्चन में फाइंड कन्वर्स ऑफ इनवर्स, तो बताओ इसका मतलब आप क्या करोगे? डायरेक्ट बोलो सर कॉन्ट्रा पॉजिटिव करूंगा। कॉन्ट्रा पॉजिटिव आपको आता है करना? क्या करना है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो भी आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा उसको क्या करो? फ्लिप करो और साइन चेंज कर दो। यही ध्यान रखा करो। देखो सबसे पहले देखो मैं आपको फंडा सिखा रहा हूँ, देखो ये बहुत जरूरी है दोस्तों। देखो स्टेटमेंट दिया है, अगर आपको कन्वर्स निकालने बोला है तो आपको बस फ्लिप करना है, फ्लिप कर दिया। इनवर्स निकालने बोला है तो दोस्तों बस आपको साइन चेंज करना है, साइन चेंज कर दिया। और अगर आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालने बोला है, कॉन्ट्रा, तो आपको क्या करना है? पहले फ्लिप करना है, फ्लिप करो, पहले दोनों को फ्लिप किया और फिर साइन चेंज करो, हो गया। तो ये फंडा याद रखा करो। तो हमें ये पता है, हमें कभी कन्वर्स निकालना है, हमें पता है हमारा जो भी स्टेटमेंट दिया रहेगा उसका उल्टा कर दो। इनवर्स निकालना हमें पता है, जो स्टेटमेंट दिया रहेगा उसमें क्या करो? साइन चेंज कर दो। मुझे पता है जो भी स्टेटमेंट दिया रहेगा अगर मुझे कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना है तो पहले फ्लिप करना है, फ्लिप मतलब उल्टा, और फिर साइन चेंज करना है। तो हमें ये पता है, पर कभी कभी इस फॉर्म में पूछेंगे तो इसका मतलब आपको पता है। कभी भी अगर लिखा रहे कन्वर्स ऑफ इनवर्स, समझ जाना कॉन्ट्रा पॉजिटिव करना है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में आप क्या करते हो बताओ? कॉन्ट्रा पॉजिटिव में आप पहले क्या करते हो? जो भी आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा उसको आप फ्लिप करते हो, फ्लिप किया फिर साइन चेंज किया। आपको इसका डेफिनेशन पता है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ कन्वर्स लिखा रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इनवर्स। इनवर्स में क्या करते हो? जो भी आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा बस साइन चेंज करना है। प्लीज सभी लोग चैट बॉक्स में लिखो, 12th में मैं ऐसा नहीं बताता हूं, पर यहाँ पे मैं ऐसा बताना होगा। तो यार ये ध्यान रखना, चैट बॉक्स में चला दो दोस्तों। देखो सबसे पहले ये आपका स्टेटमेंट है, कन्वर्स अगर आप लिखने जा रहे हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो सर फ्लिप कर दो, फ्लिप। और इनवर्स अगर आप लिखने जा रहे हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो सर फ्लिप से अच्छा यहाँ पे साइन चेंज होगा। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में अगर आप कवर करने जा रहे हो तो आप यहाँ पे बोलो सर
यहाँ पे सर साइन फ्लिप पहले आप करोगे और सर फिर साइन चेंज करोगे। बहुत अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ, तीनों याद रखना। कोई भी अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर लोगे। और अगर ये वर्डिंग में अगर क्वेश्चन आता है इनवर्स ऑफ कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो बस कन्वर्स करो। कन्वर्स करने आपको आता है बस फ्लिप। अगर आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव कन्वर्स बोला तो कुछ सोच नहीं, तो आप सोचोगे पहले कॉन्ट्रा पॉजिटिव, नहीं डायरेक्ट इनवर्स कर दो जो दिया है स्टेटमेंट। इनवर्स कैसे करते हैं, बस जो दिया है उसमें नॉट लगा दो, साइन चेंज कर दो। अगर आपको कन्वर्स ऑफ इनवर्स दिया है, आप जाके चेक करो पेपर, तो वहां पे क्या आएगा दोस्तों, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। डायरेक्टली आपको क्या करना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव करना है। एक हार्ट चला दो इस कॉन्सेप्ट के लिए। अब आपको लग रहा होगा कि मैं असली सीईटी पढ़ रहा हूं। मेंटोस ट्रिक दोस्तों, जेई के अगर आप पेपर्स को अगर आप फॉलो करते हो, अगर आप में से किसी ने अगर देखा है जेई के पहले के पेपर्स को, तो आपको एक टॉपिक सबसे ज्यादा दिखा रहा होगा। इस टॉपिक पे क्वेश्चन वो लोग पूछे हैं कि कभी भी जो हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट दिया रहता है, ओरिजिनल स्टेटमेंट मतलब पता है ना, पी इंप्लाइज क्यू, वो हमेशा दोस्तों यहाँ पे ये सिंबल मत करो, वो हमेशा उसका जो ट्रूथ वैल्यू है दोस्तों, उसका जो ट्रूथ वैल्यू आएगा और कॉन्ट्रा पॉजिटिव का जो ट्रूथ वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या आता है दोस्तों, सेम। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सेम ट्रूथ वैल्यू। ये हमेशा याद रखा करो, इसको हम इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। अब देखो ये जो है, कभी भी अगर कन्वर्स और इनवर्स दोनों का ट्रूथ वैल्यू सेम आएगा। कभी भी अगर आपको कन्वर्स का ट्रूथ वैल्यू बोला है, तो अगर आपके पास इनवर्स का ट्रूथ वैल्यू है तो समझ जाना वो दोनों सेम ही है। कभी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर बोला होगा कि आपको ये जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है उससे कौन सा स्टेटमेंट मैच हो रहा है, तो आप बस कॉन्ट्रा पॉजिटिव वाला चेक कर लो। कॉन्ट्रा पॉजिटिव कोई नीचे दिखा, इस बार 25 में ऐसा क्वेश्चन आया था, तो इसका ट्रूथ वैल्यू और इसका ट्रूथ वैल्यू सेम है। कन्वर्स और इनवर्स का ट्रूथ वैल्यू सेम होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेम ट्रूथ वैल्यू। भाई ये जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ ना, इस सम के बीच में भी सिखा सकता हूँ। अभी जब सम चालू करूंगा तो आप बोलोगे यार सर मजा आ गया। बस ये याद रखना, कहीं पे ओरिजिनल स्टेटमेंट दिया है और बोला है कि इसमें से चारों ऑप्शन में से इस स्टेटमेंट से मैच कौन सा स्टेटमेंट कर रहा है, अगर चारों ऑप्शन में से इस स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट मैच कर रहा है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्या करना है गाइस, डायरेक्ट आपको क्या करना है वहां पे पता है, डायरेक्ट आपको वहां पे क्या करना है पता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकाल लेना है। तो ये हमेशा याद रखना, सब में बताऊंगा ये कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। ये देखो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट में क्या चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन इस बार का 25 का भी सम्स इसी के अकॉर्डिंग आया था। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कॉम्यूटेटिव मतलब प्लेस चेंजिंग, देखो ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एसोसिएटिव मतलब ब्रैकेट, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब हमेशा हम क्या करते हैं पता है, जब कॉमन लेते हैं या अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, कॉमन या अंदर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस टाइप का। डीमॉर्गन्स में क्या करेंगे दोस्तों, डीमॉर्गन्स याद रखना है, डीमॉर्गन्स में निगेशन अंदर मल्टीप्लाई होता है। तो मैं यहाँ पे डीमॉर्गन्स का बता दूं, देखो अगर एंड है और यहाँ पे अगर समझो और है, तो ये डीमॉर्गन्स है। तो देखो अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों को निगेशन आएगा, यहाँ पे भी दोनों को निगेशन आएगा, और यहाँ पे एंड है तो ये और हो जाएगा, और है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एंड। तो सीधा सिंपल आपको मिल गया। तो ये याद रखना, कभी कभी उल्टा भी जाता है। अब बताओ मुझे, ऐसा भी डीमॉर्गन्स लॉ ऐसे भी आएगा सीईटी के लिए, ऐसे क्यू है, यहाँ पे एंड है, निगेशन यहाँ पे आर है। बताओ अगर आपको निगेशन बाहर लेना है तो आप निगेशन बाहर ले लो, ये क्यू और आर ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे एंड का क्या हो जाएगा, और। तो ये हमेशा याद रखना, वाइस वर्सा भी सीईटी में खेलना पड़ता है। अब यहाँ पे आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि यार सीईटी का टीचर जो है कौन से लेवल का चाहिए। नेक्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में भी, नेक्स्ट ईयर क्या इसी साल इंजीनियरिंग में जाने वाले हो आप, जाके थोड़ा इंजीनियरिंग में मेरे बारे में पता कर सकते हो। तो प्लीज इनिशियल डिसीजन कभी लाइफ का गलत मत लेना, नहीं तो आगे बहुत पछताओगे दोस्तों। अब देखो आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो अब ये हो गया, हाँ आइडेंटिटी लॉ और कॉम्प्लीमेंट लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अपने को पढ़ना पड़ेगा। अब देखो आइडेंटिटी और कॉम्प्लीमेंट कैसे मैं याद कराता हूँ, देखो ये तो मैंने डीमॉर्गन्स याद करवा दिया। अब देखो दोस्तों आइडेंटिटी लॉ मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जहां पे ट्रू और फॉल्स आएगा। जैसे अगर कहीं पे ऐसा रहा P और वहां पे ट्रू लिखा रहा, कहीं पे Q और वहां पे F लिखा रहा, तो आप इससे आइडेंटिटी लॉ फॉलो कर सकते हो। जैसे यहाँ पे P है और यहाँ पे अगर और है, P है यहाँ पे फॉल्स है, तो गाइस यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, अगर एंड है, देखो अगर एंड है और यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, ट्रू, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एंड आया और अगर हमारा फोकस किस पे होगा, ट्रू पे। अगर ट्रू प्रेजेंट है तो हमारा आंसर फर्स्ट वाला। अगर एंड है, अगर हमारा एंड है, यहाँ पे देखो एंड है, और अगर आप ध्यान से देखोगे अगर एंड है और ट्रू नहीं प्रेजेंट है, एब्सेंट है, तो हमारा आंसर बैक वाला होगा, पीछे वाला।
अगर देखो ट्रू प्रेजेंट है तो आंसर फर्स्ट वाला, ट्रू नहीं प्रेजेंट है तो आंसर सेकंड वाला। यहां पे और है, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे क्या लिखा है, और में हमारा फोकस किस पे होता है, फॉल्स पे। फॉल्स प्रेजेंट है नहीं तो आंसर बैक, पीछे वाला। और है, अगर फॉल्स प्रेजेंट है तो आंसर आगे वाला। मस्त हो गया। अब देखो ये एंड है तो आंसर फर्स्ट वाला, एंड है ट्रू नहीं है तो आंसर सेकंड वाला, और है तो हमारा फोकस फॉल्स पे होता है, फॉल्स नहीं है तो सेकंड वाला, फॉल्स है तो फर्स्ट वाला। हो गया। अब ये कौन सा लॉ हो गया दोस्तों, आइडेंटिटी लॉ, याद करवा दिया। सोचो यहाँ पे भी मैं आपको याद करवाते जा रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। अब ये होने के बाद कभी भी डायरेक्ट सम मत सॉल्व किया करो, हमेशा लाइफ में याद रखा करो डायरेक्ट सम नहीं सॉल्व करना है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, देखो ये दोनों अगर सेम है, यहाँ पे एंड और निगेशन है, ये दोनों अगर सेम है, यहाँ पे और निगेशन है, दोनों अगर सेम है तो कॉम्प्लीमेंट लॉ आता है। मैंने आपको याद कराया नीला ड्रम। तो गाइस यहाँ पे एंड है तो हमेशा ये क्या आता है दोस्तों, फॉल्स। यहाँ पे और है तो ये हमेशा क्या आएगा दोस्तों, हमारे लिए और अच्छा है, शादी का रिश्ता हमारे लिए अच्छा है, और तो इसलिए ट्रू, एंड वाला हमारे लिए। अब यहां पे आगे की ओर अगर मैं आऊं, हाँ अब देखो दोस्तों सीईटी के लिए ये हो गया। हाँ अब सीईटी के लिए दोस्तों ना ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला भी पार्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ये वाला पार्ट ना वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये बोर्ड के लिए नहीं था पर सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो दोस्तों आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, मैं याद करवा दे रहा हूं। देखो कभी कभी क्या होता है पता है, निगेशन आपको याद है, निगेशन, निगेशन वैसे मैं आपको आगे भी पढ़ाने वाला हूँ। निगेशन में दो चीजें तो मैंने आपको बता दी, पर निगेशन ऑफ ये भी आपने कभी पढ़ा होगा 12th क्लास में, याद है सभी को। निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू क्या होता है, तो निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू होता है दोस्तों पी एंड निगेशन क्यू। तो कहीं पे भी अगर दोस्तों ऐसा रहा, जैसे निगेशन ऑफ यहाँ पे पी रहा, यहाँ पे क्यू रहा, तो इसको कैसे लिखोगे, पी एंड निगेशन क्यू। कहीं पे अगर ऐसा रहा दोस्तों, यहाँ पे समझो आइसक्रीम है और यहाँ पे समझो मार्कर है, प्लीज ये समझो, ये मैं हमेशा हर एक बैच में इस वाले पे मेरा फोकस बहुत रहता है, क्योंकि इससे रिलेटेड 100% सम दिखाई देगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, आइसक्रीम, यहाँ पे क्या आएगा एंड, यहाँ पे निगेशन है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, मार्कर। अगर सर ऐसा आया, देखो ऐसा, यहाँ पे अगर समझो पी एंड क्यू है, फिर ऐसा है और यहाँ पे क्यू है, तो गाइस डरने की जरूरत नहीं है। जैसा आप ऊपर चल रहे तो उसी तरह से आपको चलना है। ये आपका क्या हो गया ए, ये क्या हो गया दोस्तों आपका बी। जैसे या तो आप इस तरह से जा सकते हो, या तो पी और क्यू की तरह से जा सकते हो। समझो ये आपका पी हो गया और ये क्या हो गया क्यू। अब इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, देखो निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू का पहले पी लिखेंगे, पी मतलब दोस्तों ये है पी एंड क्यू, एंड है क्या है दोस्तों, निगेशन है, क्यू, क्यू मतलब दोस्तों यहाँ पे क्यू। तो ये हमेशा याद रखा करो कि कभी भी मैं हमेशा इसको आत्मा बोलता हूं, अगर आपको इसको इसके आत्मा के फॉर्म में लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, पर ये तो निगेशन है। पर अगर सपोज दोस्तों ये देखो ये फॉर्मूला है, अब सपोज दोस्तों ये बिना निगेशन के आया, कभी कभी ना ऐसा है, P इंप्लाइज Q है, दिखाई दे रहा है, P इंप्लाइज Q दिखाई दे रहा है दोस्तों। और अगर इसका आत्मा अगर हमें चाहिए, आत्मा यहाँ पे तो निगेशन था, चलो यहाँ पे निगेशन था तो आपने ये लिखा, पर अगर इसकी आत्मा चाहिए, इसको अगर एंड के फॉर्म में लिखना है या और के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी ऑप्शन में सीईटी के ना यही पार्ट दूसरे रूप में दिया रहता है, उसके आत्मा के फॉर्म में दिया रहता है, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ निगेशन पी और क्यू, इस फॉर्म में लिखा रहता है। कहीं पे भी अगर इस फॉर्म में लिखा है उसका मतलब ही दोस्तों ये है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। कभी भी हो सकता है कभी ये आंसर नहीं मिला ऑप्शन में, तो आप चेक करो इस फॉर्म में तो नहीं दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, इसको लिख लो कहीं पे साइड में, ठीक है। अब ये होने के बाद दोस्तों अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं तो नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों, और ये आप देख लो नीचे का, ये भी आपको पता होना, बाय कंडीशनल का ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सम के बीच में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे बात आती है सर टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। अब देखो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट में आपको पता है टोटोलॉजी, अगर लास्ट कॉलम में सभी वैल्यूज ट्रू रहा, कॉन्ट्राडिक्शन सभी के सभी फॉल्स रहा, और अगर कॉन्टिजेंसी अगर मिक्सअप रहा, ट्रू और फॉल्स रहा। तो अब यहाँ पे दोस्तों शायद ये आपको दिख नहीं रहा होगा क्वांटिफायर्स का, अगर समझो दोस्तों ऑल है तो इसमें ऑल सबके सब वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए, और देयर एग्जिस्ट है तो इसमें दोस्तों कोई भी एक वैल्यू, एटलीस्ट एक वैल्यू क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। सम के बीच में मैं आपको बता दूंगा। अब ये होने के बाद दोस्तों डॉलिटी, पिछले बार डॉलिटी से रिलेटेड एक छोटा सा सम आया, इनडायरेक्टली वो सम अलग था, ट्रूथ वैल्यू का सम था, पर उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट था।
तो कहीं पे अगर समझो एंड है तो वहां पे हमें चेंज करके क्या करना है और, कहीं पे और है तो वहां पे चेंज करके हमें एंड करना है, कहीं पे दोस्तों टी है उसको चेंज करके सी लिखना है, कहीं पे सी है उसको चेंज करके टी लिखना है, कहीं पे ट्रू है उसको चेंज करके फॉल्स लिखना है, कहीं पे फॉल्स है चेंज करके ट्रू लिखना है। ये आपको याद होना चाहिए। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था। अब नेक्स्ट पार्ट आता है, ये तो मैंने आपको पीछे भी बता दिया, फिर से बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, इसको अगर मैं लिखने जाऊँ तो ये क्या आएगा दोस्तों, निगेशन पी, ये एंड का क्या हो जाएगा दोस्तों, और निगेशन क्यू। ये लिखने जाओ तो निगेशन पी, ये और फिर से एंड आ गया, सेम ही आ गया, एक्चुअली ये और होना चाहिए था, चलो इसको मैं और कर दे रहा हूँ। तो और के अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, एंड निगेशन क्यू। यहाँ पे देखो दोस्तों, पहले ये बता रहा हूँ, ये आपको याद है, निगेशन में हम कैसे लिखते हैं, पी एंड निगेशन क्यू। पर अगर बिना निगेशन का लिखना है तो बिना निगेशन वाला भी आपको याद होना चाहिए दोस्तों, ये दोनों याद रहना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। निगेशन के साथ हम क्या लिखते हैं, पी एंड निगेशन क्यू। पर अगर बिना निगेशन के लिखना है आत्मा, तो आत्मा क्या है, पी और क्यू। कभी कभी आपको ये दोनों की रिक्वायरमेंट पड़ती है दोस्तों, कभी कभी आपका आंसर इस फॉर्म में मैच नहीं होता है, तो उसका मतलब ये। अब यहाँ पे हो गया दोस्तों। अब देखो इसी पार्ट को अगर आपको लिखना है तो सेम टू सेम ऐसे ही जैसे आपने यहाँ पे लिखा है पी एंड निगेशन क्यू, यहाँ पे क्यू एंड निगेशन पी, और यहाँ पे क्या आएगा और। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे निगेशन निगेशन कैंसल, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, पी। यहाँ पे देखो फॉर ऑल, निगेशन ऑफ फॉर ऑल, तो क्या आएगा दोस्तों, देयर एग्जिस्ट। कहीं पे भी अगर निगेशन ऑफ फॉर ऑल दिखाई दिया तो देयर एग्जिस्ट लिख दो, कहीं भी निगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट दिखाई दिया तो दोस्तों फॉर ऑल लिख दो। कहीं पे भी अगर निगेशन ऑफ एक्स लेस देन वाई दिखाई दिया तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई। या तो आप कट भी कर सकते हो। तो ये सब छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके ऊपर भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए बता रहा हूँ। कहीं पे निगेशन में दोस्तों ऑल दिया है तो आपको क्या लेना है, ऑल वर्ड की जगह पे आपको क्या लेना है, सम, पर साथ में आपको नॉट भी यूज करना है। ये सब छोटी मोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब ये होने के बाद दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ स्विचिंग सर्किट। स्विचिंग सर्किट पे बहुत क्वेश्चंस, बहुत आसानी से एक क्वेश्चन तो उसके ऊपर आता है, और अगर आप पेपर जब सॉल्व करोगे तो अलग अलग बैच में आपको इसके क्वेश्चंस दिखाई देंगे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो स्विचिंग सर्किट में जो S1 है उसको हम क्या लेते हैं, P, S2 है उसको हम क्या लेंगे, Q, एक के बाद एक है इसलिए हम क्या लेंगे, एंड। ये याद रखना, एक के बाद एक है मतलब सीरीज में, समझ में आया। तो स्विचिंग सर्किट इन सीरीज, ये याद रखना, यहाँ पे मिस्टेक आ गया है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, सीरीज, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एंड। यहाँ पे क्या आएगा, एंड, ये ध्यान रखना। अब ये हो गया दोस्तों, ये देखो ये पैरेलल है, हाँ ये पैरेलल यहाँ पे परफेक्ट है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे पैरेलल परफेक्ट लिखा है, पैरेलल एक के सामने एक है, तो ये S1 मतलब P, S2 मतलब Q, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, और। अब यहाँ पे ये सब चीजें मैंने लिखा, अगर कोई डैश फॉर्म में तो निगेशन फॉर्म में लिखो। अब पूरा का पूरा पार्ट डन, पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे हो गया। अब मैं चाहता तो मैं आपको 2-3 फॉर्मूले से भी सम स्टार्ट कर देता। अब आपको क्या चीजें बस याद रखना है, ध्यान से सुनो। पहली चीज आपको बस ये याद रखना है कि P इंप्लाइज Q क्या होता है। P इंप्लाइज Q क्या होता है दोस्तों, आपको याद है, बताओ इसको। अगर P इंप्लाइज Q को अगर मुझे और के फॉर्म में लिखना है तो सर इसका मतलब ये है, ये आप याद रखो। दूसरा आपको इसका निगेशन याद होना चाहिए। देखो समरी बता रहा हूँ, क्या क्या चीजें आपको याद होनी चाहिए। मैं चाहता तो यहाँ से भी सम स्टार्ट कर देता, पर आपको पूरा का पूरा सोचो आधा घंटा, अराउंड 28 मिनट मैंने बस बेसिक दिया है। यही चीज जब आप ऐप में रहोगे तो वहां पे आपको 1 घंटा बेसिक मिलेगा। तो एप्लीकेशन में ये बेनिफिट होता है कि वहां पे और अच्छे तरीके से और प्रैक्टिस वाइज वहां पे आपकी चीजें हो जाती है। और रेगुलर एक दिमाग में रखो कि सच में अगर मैं एप्लीकेशन में आऊंगा सर तो 30 डेज में अपनी चीजें कवर करके जाऊंगा। ये आपके दिमाग में। अब देखो अगर आप यहाँ पे कवर कर रहे हो तो इसके बाद आपको सम सॉल्व करने आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। तो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो आप सम खुद सॉल्व करोगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। तो भोला जी के बारे में भी आप कमेंट कर सकते हो दोस्तों। देखो ये टी है और यहाँ पे एफ है दोस्तों, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये सब यूज होने वाला है। अगर सपोज दोस्तों यहाँ पे ऐसा है, एफ है, यहाँ पे और है, तो समझ जाना दोस्तों एफ है। और में एफ कब होता है दोस्तों, जब दोनों एफ एफ होता है। टेबल याद करो। ये सब कुछ हिंट है जो आपको पता होना चाहिए। अगर समझो दोस्तों यहाँ पे एंड है और यहाँ पे टी लिखा है, टी में एंड एक ही जगह पे रहता है, यहाँ एंड में टी एक ही जगह पे रहता है, कब, जब दोनों टी होता है। तो ये सब अपने को यूज होने वाला है दोस्तों। अब ये होने के बाद दोस्तों कहीं पे भी अगर आपको बोला होगा कि लास्ट कॉलम चेक करो, कहीं पे भी अगर आपको बोला होगा टोटोलॉजी है कि नहीं चेक करो, तो आप क्या करोगे पता है, आपके पास स्टेटमेंट है ना पी क्यू, हम क्या लिखते थे दोस्तों, टी टी एफ एफ 1T 1F 1T 1F। तो गाइस मैं क्या करूंगा पता है, इसमें से कोई भी एक वैल्यूज चेक करके मैं देखूंगा कि वो क्या फॉलो कर रहा है। तो आप इसमें से कोई भी रैंडमली एक
ग्रुप उठा सकते हो, चेक करो, इसके अकॉर्डिंग चेक करो क्या आंसर आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, तो जल्दी सॉल्व होगा, सम में बताऊंगा मैं। तो ये आप हमेशा याद रखा करो। अगर 3 स्टेटमेंट है तो आपको पता है ना वो 8 का 421 का जो टेबल बताया था। अब ये होने के बाद आपको और क्या याद होना चाहिए, ठीक है, ये सब हो गया। और और आपको क्या याद है, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव। बस चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सम 2025 का पहला सम आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूं कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मेरे स्टूडेंट देंगे, मैं नहीं दूंगा, तभी तो समझेगा कि मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया वो अच्छा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। देखो दोस्तों, इफ यहाँ पे क्या दिया है, 4+3 विच इज इक्वल टू 8। दोस्तों 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अपने मन से नहीं दिया, और 25 का क्वेश्चन है। और मैं इसलिए आपको बोलूंगा, अगर आप किसी ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हो, आप ऑब्जर्व करो कि आपके टीचर्स क्या करा रहे हैं। किसी भी ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हो, अगर पता चला कि आपके टीचर्स 2010 वाला क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, 2012 का क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, 16 का क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, 2018 का क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, तो आपका प्रिपरेशन सही नहीं है। आपको सॉल्व करना है लेटेस्ट क्वेश्चन, सबसे पहला 25 का क्वेश्चन या 24 के क्वेश्चन, ये याद रखना। पर उसके पहले लेटेस्ट क्वेश्चन बहुत जरूरी है। क्रैश कोर्स में मैं लेटेस्ट क्वेश्चन लेने वाला हूँ, और मैथ में तो लेटेस्ट क्वेश्चन इतने ज्यादा हो जाते हैं कि अगर आपने 1 ईयर को 2 ईयर को भी अच्छे से पकड़ लिया ना, तो आपका काम हो गया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इफ 4+3 इक्वल टू 8, क्या ये सही है कि गलत है? 4+3 इक्वल टू 7 होता है। तो सर ये तो इफ वाला है ना, तो इफ वाला मतलब ऐसा। तो सर ये क्या है? सर ये तो रॉन्ग है, सर ये तो फॉल्स है। दूसरा वाला बताओ, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? 4+3 8 होता है, सर ये भी फॉल्स है। गाइस कुछ याद आ रहा है? अब भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ये देखो ये यूज होने वाला। अगर फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, पर यहाँ पे फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स नहीं, अदरवाइज क्या आएगा? ट्रू। पहला स्टेटमेंट अपना ट्रू आया, कौन सा स्टेटमेंट? ए वाला, यहाँ पे मैं लिख दिया। चलो अब बी देखते हैं दोस्तों। बी देखो फास्ट, आप चाहो ना, मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप चाहो तो इसका आंसर ना 10 सेकेंड में दे सकते हो, 10 सेकेंड में। अब देखो 6+4 10, यस सर ये तो राइट है सर। देखो यहाँ पे भी इफ देन आया, तो इफ देन का सिंबल। देन मून इज फ्लैट, भाई मून फ्लैट होता है क्या? तो ये भी कैसा है? फॉल्स है। अब देखो दोस्तों, अगर फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स। अब ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी में फिर से इफ देन दिया है, तो इफ देन का सिंबल ले लो। अब देखो क्या बोला है दोस्तों, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बोल रहे हैं दोनों ए और बी ट्रू है। चेक करते, पहला तो ट्रू है, बी तो नहीं ट्रू है ना, मतलब वो लोग गलत बोल रहे हैं। बोल रहे थे बोथ ए और बी आर ट्रू, भाई दोनों ट्रू नहीं है, मतलब ये पहला वाला पार्ट ये लोग क्या बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं, फॉल्स इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ये गलत लिखा है ना, बोथ ए एंड बी आर ट्रू थोड़ी ना है, कहाँ ए और बी ट्रू है, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉल्स लिखा है। आगे देन के बाद देखो 5+6 11 होता है, ये भी रॉन्ग लिखा है। तो इनडायरेक्टली आपको याद है, अगर फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। अब यहाँ पे बस आपको ये चेक करना है, देखो ऑप्शन में दिया है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो देखो मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरा ए जो है, जो ट्रू है पहले उसके ऊपर फोकस करो, ए और सी ट्रू है। देखो नहीं तो मैं ये भी फास्ट आंसर चॉइस करने भी आपको नहीं आएगा। ए और सी ट्रू है, ए और सी ट्रू है दोस्तों, ए और सी ट्रू है। उसके अलावा कोई और ट्रू दिखाई दिया, वो ऑप्शन टिक कर दो। ए यहाँ पे ट्रू बस ए है, ये टिक हो गया। ए और सी चाहिए, ए और बी फॉल्स है, तो इस पे तो अपने को लेना ही नहीं है। ए और सी, देखो ए और सी ट्रू है, ये अपन देख सकते हैं बाद में। ए कैसा है दोस्तों? फॉल्स है, एक ही ऑप्शन बचा। ये टिकू का रूल फटाफट आपको सम सॉल्व करा देता है। ए और सी ट्रू है, और बी कैसा है दोस्तों? फॉल्स है। आपको आगे का ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो किसी एक को पकड़ के आप फटाफट सम सॉल्व कर सकते हो, या तो बी को लेके सॉल्व कर दो, पर हमेशा डबल वाले को लोगे ना तो जल्दी सम सॉल्व होगा। ये सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करें। देखो यहाँ पे एमएसटी सीटी 2025 का क्वेश्चन, मैथमेटिकल लॉजिक। देखो मैथमेटिकल लॉजिक एक ऐसा लेसन है जहां पे ज्यादा मेंटो स्ट्रिक नहीं है, पर फिर भी ये लेसन से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्वेश्चन लिखने आना चाहिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे 3+2 विच इज इक्वल टू 7 फॉल्स है सर। सर देखो इफ देन दिया है, तो इसलिए सिंबल लिख रहा हूँ इफ देन, थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ। ये देखो यहाँ पे पहला ए स्टेटमेंट है, फिर क्या है दोस्तों? बी है, और फिर क्या है दोस्तों? सी है। अब यहाँ पे 3+2 5 होता है, पर यहाँ 7 दिया है, फॉल्स है। इफ देन का सिंबल 4+3 7 होगा, ये भी रॉन्ग है, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? ट्रू। फर्स्ट 5 और 2 कितना आएगा? 5 और 2 कितना आएगा? 5 और 2 कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पे देखोगे 7, यस सर ये तो राइट है, ट्रू है सर। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, देखो यहाँ पे दूसरा क्या दिया? 5+2 7, ठीक है। अर्थ फ्लैट होता है क्या? अर्थ फ्लैट होता है क्या दोस्तों? नहीं। तो हमारा जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं है भाई, ओवल शेप में है, तो ये भी फॉल्स है। अगर ट्रू और फॉल्स आता है तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? फॉल्स। टेबल इसलिए आपको याद करना इंपॉर्टेंट है।
अब देखो दोस्तों, इफ बोथ ए एंड बी आर ट्रू, भाई बोल रहे हैं दोनों ए और बी ट्रू है, कहाँ ट्रू है, दोनों कहाँ ट्रू है, तो ये भी कैसा आ जाएगा दोस्तों फॉल्स। कितने लोग सही आंसर पहले बताएं। एंड देन दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, 5 + 6 विच इज इक्वल टू 11, यस ये तो ट्रू है। तो फाइनली दोस्तों देखो, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स चाहिए, पर ऐसा नहीं है, पहला फॉल्स है, तो ये भी हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, ट्रू। अब फिर से आपको चेक करना है, देखो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एंड लास्ट ट्रू है, ए और सी ट्रू है, ए और सी ट्रू दिखाई दे तो वो अपना आंसर है। तो देखो दोस्तों, ए और सी ट्रू है, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है आंसर, इसमें ओनली ए ट्रू है, ये गायब हो गया, ओनली ए तो यहाँ पे फॉल्स है, ये तो गायब ही हो गया, ए फॉल्स है, ये भी गायब हो गया। तो सही ऑप्शन ये है, फिर अच्छे से चेक कर लो, ए और सी ट्रू है, बी फॉल्स है। ये टिकुक रूल आपको बहुत हेल्प करेगा, जिसका नाम मैं टिकुक रूल रखता हूं, जिसको हम मेंटोस ट्रिक प्यार से बोलते हैं गाइस। इसके अंदर कोई भी मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, मजे से पढ़ेंगे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सम सॉल्व हो गया, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एमएसटी सीटी 2025 दिखाई दे रहा है आपको, हाँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको ये समझेगा कि मुझे 11th क्लास के बेसिक कॉन्सेप्ट की बहुत जरूरत है, इसलिए मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ 5 बेसिक लेक्चर्स 11th क्लास के। तो 11th 10th 12th के जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। देखो इसी क्वेश्चन में बहुत सारा बेसिक पूछा गया है। देखो यहाँ पे क्या पूछा है इनडायरेक्टली, देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपने पढ़ा होगा दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास में, और लास्ट वाले पार्ट में आपने ऐसा पढ़ा होगा दोस्तों 1 + ओमेगा का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, ऐसा आपने पढ़ा। तो देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अब यहाँ पे इफ देन वाला सिंबल नहीं है दोस्तों, एंड है, एंड याद रखना, तो एंड लेना होगा, तो एंड ले लेते हैं। एंड दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है कि एंड दिखाई दे रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दोस्तों ये राइट है, ये हमेशा याद रखना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमेशा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है। ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है, जीपी में होता है, जीपी एपी आपने पढ़ा होगा। तो गाइस ये पहला वाला पार्ट जो है, देखो मैं ए वाले पार्ट का लिख रहा हूं, ये पहला वाला पार्ट जो है दोस्तों वो अपना ट्रू है, ठीक है। एंड, एंड मतलब दोस्तों ये सिंबल, देयर सम, इस पूरे का प्लस 1 होगा भाई, 0 होता है, 1 कैसे होगा, ये गलत है। अब मैंने क्या बोला था, एंड में दोनों ट्रू होगा तो आंसर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। एंड में अगर एक भी फॉल्स दिखाई दिया तो आंसर फॉल्स लिख दिया। अब ये हो गया दोस्तों दूसरा मामला। 4 + 3 कितना होगा दोस्तों, सॉरी 4 + 7 कितना होगा, 11। यस 11 ग्रेटर है ना 10 से, हाँ पहला तो ट्रू है। अब यहाँ पे सिंबल कौन सा है दोस्तों, इफ एंड ऑन लीफ, इफ एंड ऑन लीफ, IFF मतलब इफ एंड ऑन लीफ मतलब ये। अब गाइस इसको हम चेक करते हैं, देखो यहाँ पे 2 + 8 कितना होगा, 10, 10 यहाँ पे 10, तो ये कैसा हो गया दोस्तों, फॉल्स हो गया। तो अगर ये दोनों सेम नहीं है तो अपना आंसर क्या आएगा, फॉल्स। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज ट्रूथ वैल्यू टी। हमें बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू टी है। अभी तक हमें 2 स्टेटमेंट मिल गए, ए हमें क्या मिल गया दोस्तों, फॉल्स, और हमें ऑप्शन नंबर बी भी क्या मिल गया दोस्तों, फॉल्स। आप चाहो तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ऑप्शन चेक किया करो, 2 क्वेश्चन के बाद ही ऑप्शन चेक करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमें बोला है ट्रू बोला है, जिसका आंसर टी होना चाहिए, ऑप्शन ए का तो नहीं है। अब ऑप्शन बी का भी नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी का भी नहीं है, तो जहां पे बी है वो भी गायब हो गया, यहाँ पे ए है ये भी गायब हो गया। ए आपको सी चेक करने की जरूरत नहीं है, ए का नहीं है तो आगे आपको चेक ही नहीं करना है। अब बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी राइट है, आपको नीचे के 2 वैल्यू चेक ही करने की जरूरत नहीं है। यही होता है सीईटी का फंडा, और फास्ट टू फास्ट इसी फंडे से दोस्तों हम सम सॉल्व करते हैं। और भाई मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि देखो नेक्स्ट रैंकर 4.2 से आपको आराम से जुड़ जाना चाहिए, और आज रात तक आंख बंद करके भाई जुड़ जाओ अगर सीईटी में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हो तो भाई थोड़ा सा सर्च कर लो गूगल पे, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो वहीं पे मैंने टॉप किया है, ये तो कुछ नहीं है। बस इतना ही मैं आपको बोलूंगा। अब मैं चल रहा हूं दोस्तों आगे की ओर, चलो आगे की ओर। देखो ये क्वेश्चन का भी आंसर हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट देंगे, सभी स्टूडेंट खुद देंगे अगर जिन्होंने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। देखो 7 इज ऑड नंबर। अब देखो इफ देन आया तो इफ देन के फॉर्म में लिखो P, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, Q। अब देखो इफ देन के फॉर्म में लिख रहा हूं 7 इज ऑड नंबर, 7 ऑड नंबर है। ऑड नंबर मतलब पता है ना, सब बताऊंगा दोस्तों, यहाँ पे पूरा बेसिक से होगा। ऑड नंबर मतलब देखो, ऑड इतना बेसिक से बता रहा हूं, 1 3 5 7 9 ऑड नंबर। इवन नंबर मतलब क्या होगा दोस्तों, 2 4 6 8
समझ में आएगी नहीं, या जीरो जिसके पीछे हो, हम इवन नंबर बोलेंगे। तो जो हमारा 7 है दोस्तों, 1 3 5, 7 ऑड है, ठीक है सर, ये तो ट्रू है। देख लो इस फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस कितने जगह पे, कितने जगह पे, इसलिए मैंने बोला कि भाई सीईटी में सिलेक्टेड चीजें पढ़ना है। 7 इज डिविजिबल बाय 2, बाई 2 से थोड़ी ना डिवाइड होता है, तो ये फॉल्स है। देखो फिर से फॉर्मूला आ गया, ट्रू और फॉल्स, आंसर कितना होता है, फॉल्स, याद होना चाहिए। दूसरा, 7 इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जो बस खुद के टेबल में आएगा या 1 में, या 7 किसी के टेबल में नहीं आता, खुद के टेबल में आता है और 1 के, तो ये ट्रू है। इफ देन है, इफ देन है, ठीक है, सिंगल एरो। 7 इज ऑड नंबर, ये 7 ऑड नंबर है ना, हाँ ये भी ट्रू है। गाइस अगर फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स नहीं है तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, फॉल्स नहीं आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, ट्रू। अब आपको चेक करना है, देखो यहां पे क्या क्वेश्चन में बोला है कि V1 एंड V2 आर रिस्पेक्टिव ट्रूथ वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ P एंड Q। P एंड Q का कॉन्ट्रापॉजिटिव वैल्यू को ये डिसाइड कर रहा है दोस्तों। और मैंने कुछ देर पहले आपको सिखाया था कि कॉन्ट्रापॉजिटिव और अपने ओरिजिनल स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू सेम होता है, मैंट्रोस ट्रिक दिया था, ये देखो ओरिजिनल स्टेटमेंट और देखो जो कॉन्ट्रापॉजिटिव वाला जो स्टेटमेंट है, दोनों का ट्रूथ वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो इसलिए जो इन्होंने हमें क्या बोला है पता है, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से, इन्होंने हमें क्या बोला है, V1 और V2, ये देखो ये जो V1 और V2 जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है पता है, हमारा जो स्टेटमेंट P और Q है ना उसका, देखो यहाँ पे V1 और V2 आर रिस्पेक्टिव ट्रूथ वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ P एंड Q। P एंड Q का कॉन्ट्रापॉजिटिव का ट्रूथ वैल्यू देंगे। तो मैंने हमेशा बोला कि कभी भी ओरिजिनल स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू उसके कॉन्ट्रापॉजिटिव का ट्रूथ वैल्यू सेम होता है। तो देखो यहाँ कॉन्ट्रापॉजिटिव वर्ड आ गया, मतलब दोनों का ट्रूथ वैल्यू सेम होगा, मतलब V1 और V2 का ट्रूथ वैल्यू दोस्तों P और Q को सेम होगा। मतलब इसका P का कितना F है तो इसका भी कितना आएगा F, और इसका T है तो ये कितना आएगा T। सीधी बात, नो बकवास, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। सीक्वेंस मायने रखता है। एक हार्ट चला दो दोस्तों, एक हार्ट चला दो, ठीक है। अब मैं आता हूं दोस्तों नेक्स्ट सम, देन इसके बाद हम जेई के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लेना। देखो दोस्तों यहाँ पे 2 मार्क्स का सम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। देखो सबसे पहले निगेशन में बोला है तो फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट होगा, डायरेक्ट पहले तो ये, और यहाँ जहां देयर एग्जिस्ट लिखा है वहां पे फॉर ऑल होगा, ये हमेशा याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, सच दैट के बाद जो भी पार्ट लिखा है वो नॉट फॉर्म में आएगा, नॉट फॉर्म में होगा, या तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन आ जाएगा। 3 जहां पे मेरा सिंबल है फॉर ऑल, फॉर ऑल की जगह पे हमेशा देयर एग्जिस्ट आएगा। तो दोस्तों सभी में देयर एग्जिस्ट है, सिंबल फॉर्म में दिया है चलेगा, तो ये सभी ऑप्शंस राइट है। फिर दूसरा पार्ट आपको ये देखना है, जहां पे देयर एग्जिस्ट है, जहां पे फॉर ऑल लिखा रहेगा वो अपना आंसर है। फॉर ऑल लिखा है, फॉर ऑल ये हो सकता है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हो सकता है फॉर ऑल, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे फॉर ऑल, देखो देयर एग्जिस्ट लिखा है, ये टिकुक हो गया। देन दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे ऑल लिखा है, ठीक है, ये हो सकता है। ये देखो ये देयर एग्जिस्ट लिखा है, ये भी टिकुक हो गया। टिकुक रूल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैं सीईटी नहीं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स वालों को पढ़ाया हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा तरीका पता है। जब भी ये टिकुक रूल से क्या होता है पता है, इवन आप में से जो फिजिक्स का पेपर दोगे, केमिस्ट्री का पेपर दोगे, हमेशा याद रखा करो टिकुक रूल आपको बहुत हेल्प करेगा। अब आपको जो बचा हुआ 2 ऑप्शन है उसमें से आपको ढूंढना है। अब उसमें से आपको समझो फॉर ऑल मिल गया, ये 2 मिल गए। अब तीसरे पे यहां देखो ना, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, इसका आंसर क्या आएगा उल्टा, एक्स इज लेस देन एम। अब एक्स इज लेस देन एम, यहाँ तो सेम है तो ये भी टिकुक हो गया, तो ये बचा ये देखो एक्स इज लेस देन एम। कैसा लग रहा है दोस्तों, एक टीचर एकदम क्लैरिटी के साथ आपको पढ़ा रहा है, सही हाथ में हो दोस्तों आप, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मजेदार तरीके से, बहुत बड़ा बड़ा फेंकने की जरूरत नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, आसानी के साथ आंसर ला सकते हो। अब थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे आपको अपना माइंड लगाना होगा, बाकी मैं आपके साथ पूरा का पूरा इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस हर साल के पेपर में देखे जाते हैं दोस्तों। देखो सीईटी, अब बताओ अगर आप 12th करके नॉर्मली ये सोच रहे हो कि नहीं मैं घर पे आराम से बैठ के मैं सीईटी कर लूंगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको गाइडेंस की जरूरत है। या तो आप अपने घर पे कोई बड़ा हो जिसने अपने टाइम पे अच्छा किया हो, देखो पढ़ाते बहुत सारे लोग हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको पढ़ना उनसे चाहिए जिन्होंने सच में बहुत अच्छा किया है, पता चला उनका खुद का रिजल्ट अच्छा ना हो और आपको बहुत बड़ी बड़ी ज्ञानें दे रहे होंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको देखो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे
जो चीजें मैंने आपको बताया है कुछ ना कुछ आपको स्पेशल दिखाई दे रहा होगा और पेपर में एकदम खुश हो जाओगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें दिया है स्टेटमेंट और हमें लिखा है कि हैज ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। इस पूरे स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। थोड़ा ध्यान से देखो स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, P एंड नेगेशन Q। थोड़ा सा फंडा समझना है। यहाँ पे P एंड R, ठीक है, ये पूरा एक स्टेटमेंट है, ऐसे इन्होंने मेंशन किया है। एक बार चेक कर लो, P एंड नेगेशन Q एंड P एंड R। यहाँ पे इम्प्लाइज है और यहाँ पे नेगेशन P और Q है और हैज ट्रूथ वैल्यू। इसका जो ट्रूथ वैल्यू पूरे स्टेटमेंट का है वो क्या है दोस्तों, फॉल्स है। क्या है दोस्तों, फॉल्स। देखो एमएसटी सीटी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा क्वेश्चन 24 में भी है, 23 में भी है, 22 में भी है, 21। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि आपको इसलिए थोड़ा फोकस करना चाहिए। अब देखो दोस्तों, ऐसा ये देखो सिंगल एरो में फॉल्स कब आंसर में आता है, तो आपको याद है सिंगल एरो में फॉल्स आंसर में कब आता है, तो मैंने आपको बोला था ना ये सबसे एवरग्रीन है। फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स। ऐसे केस में क्या आता है, हमारा आंसर फॉल्स आता है। अब सबसे पहले ये सर लिखा आंसर ट्रू फॉल्स, आंसर फॉल्स। अब इसमें से ना आपको इसको पकड़ू कि सर इसको पकड़ू, जो छोटा है उसको पकड़ लो। ये छोटा है ना, इसको पकड़ लो। अगर कभी कभी यहां से बात नहीं बनती फिर इससे पकड़ के काम करना होता है। कभी कभी दोनों से भी बात नहीं बनती तो तीसरा रूल अप्लाई करना पड़ता है। पर चेक कर दे, कभी कभी यहां से काम हो जाता है। देखो अब यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है और इसका आंसर कितना है दोस्तों, F है, F। अब गाइस मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था कि हम F कब लेते हैं। देखो F और में F कब आता है, और में चेक करो, और के टेबल में। और का टेबल आपको याद है, मैं आपके लिए साइड में टेबल बना रहा हूँ, पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ कि मेरे हर एक स्टूडेंट को समझ में आए। आपको पेपर में ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। ये P है, ये Q है, ये P और Q है। अब देखो यहाँ पे T है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, F है, यहाँ पे TF है। गाइस अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे देखो हम कैसे और में याद करते हैं, बोथ दी वैल्यूज आर फॉल्स, आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू। अगर ऐसा फॉल्स वाला इसके अंदर एक से ज्यादा होता तो अपन ये वाले पे टारगेट नहीं करते, फिर ये वाले पे टारगेट करते। पर ऐसा फॉल्स वाला एक ही है दोस्तों, एक ही। फॉल्स कब आएगा, जब ये वाला फॉल्स होगा, ये वाला फॉल्स होगा और ये वाला भी फॉल्स होगा। तो इससे हमें दो वैल्यूज तुरंत पता चल गई। देखो Q का वैल्यू अपने को तुरंत पता चल गया। Q मतलब क्या आएगा दोस्तों, फॉल्स। और दोस्तों P मतलब क्या आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे P मतलब भी फॉल्स है पर निगेशन है, तो फॉल्स का उल्टा क्या होगा, फॉल्स का उल्टा क्या होगा, अगर निगेशन है तो उसका उल्टा ले लो। यहाँ पे फॉल्स लिखा है, निगेशन तो उसका उल्टा ले लो। तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, यस कमेंट में लिख दिया T। वेरी गुड। अब जब आपको दो आंसर मिल जाए ना तो तीसरे को ढूंढना मत करो, पहले ऑप्शन में चले जाओ। P और Q देखो, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या बोला है, पहले P फिर Q फिर R। चेक करो ना, T और F कहीं दिखाई दे रहा है, शायद दो ही ऑप्शन में आपका काम हो जाए। देखो T ये तो टिकुक हो गया, क्योंकि पहला T दूसरा F, F ये भी टिकुक हो गया, F ये भी टिकुक हो गया, तो यही अपना ऑप्शन है। देखो TF दिख रहा है, लास्ट वाला निकालने की जरूरत नहीं है। ये होता है टैलेंट, ये होता है फास्ट तरीका, ये होता है सीईटी सच में निकालने का तरीका है। ऐसा तो हवाई बातें बहुत होती है, यहां पे हवाई बातें नहीं होती दोस्तों। अभी चलता हूं आगे, देखो अब यहाँ पे ये होने के बाद फिर इसके बाद जेई टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ये थोड़ा सा आपको धक्का देगा क्वेश्चन, पर मैं बोल रहा हूं कि 90% लोग आप में से इस सम को ना, जो 10% लोग हैं ना दो बार देखना, पर 90% लोग जो मेरे को अच्छे से फॉलो किए हैं 12th में या अच्छे से मुझे देख रहे हैं, उनको एक झटके में समझ में आएगा। देखो यहाँ पे है दोस्तों P एंड Q, ठीक है, ये क्या है दोस्तों R और निगेशन S, और इसका आंसर क्या है दोस्तों, सेम टू सेम क्या है दोस्तों, फॉल्स। इज फॉल्स बोला है ना, देखो P एंड Q, हाँ ठीक है सर ये फॉल्स है। तो सीधी सी बात है, फॉल्स कब आता है दोस्तों, इसके अंदर फर्स्ट ट्रू होगा और सेकंड क्या होगा, फॉल्स होगा, जैसे हमने पीछे सॉल्व किया। अब सीधी सी बात ये है कि गाइस यहाँ पे हमारा फोकस इसके ऊपर, अब इसके ऊपर भी कर सकते हो, उससे छोटा तो ये दिख रहा है, कोई भी एक ले लो आप। जो अभी तक हमने ये लिया तो मैं यही लेके सोच रहा हूँ कि सम को सॉल्व कर दूं। तो देखो दोस्तों मैं R ले रहा हूँ और यहाँ पे निगेशन S ले रहा हूँ, और इस पूरे का आंसर क्या है दोस्तों, F। अब देखो दोस्तों ये F है, आपको कभी भी और में F आया तो आपको पता है F और F पे और आता है। तो गाइस ये देखो यहाँ पे ये आपको डायरेक्ट पता चल गया, S मतलब क्या आएगा बताओ, F आएगा, निगेशन है तो क्या लिखेंगे दोस्तों T। S का वैल्यू मिल गया, R का वैल्यू डायरेक्ट आपको पता चल गया क्या है दोस्तों, F है।
तो आपको दो वैल्यूज मिल गए। आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, PQRS, टोटल आपको 4 वैल्यूज लिखने हैं। चेक करते हैं दो वैल्यूज से काम हो रहा है क्या ऑप्शन में, देखते हैं। आर और एस, FT लास्ट में, आर और एस लास्ट में है दोस्तों, आर और एस, FT यहाँ पे लास्ट में FT नहीं है, ये टिकुक है। इसके लास्ट में FT नहीं है, ये भी टिकुक है। इसके लास्ट में FT नहीं, ये भी टिकुक है। इसके लास्ट में FT है। देखो मेरा दो ही ऑप्शन में काम हो गया दोस्तों। आपको अलग से कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमारा दो ही ऑप्शन में दोस्तों सीधा सिंपल काम हो गया। एक सेकंड, मेरे पापा का फोन आ रहा है कि मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो अर्जेंट उठाना पड़ेगा। दिल से सॉरी उसके लिए, 1 मिनट वीडियो पॉज करता हूँ। तो गाइस दिल से थैंक्स, हो गया मम्मी से बात 1 मिनट में। पापा से बात हो गया, फिर मम्मी एडमिट है इस समय, प्रे करो कि जल्दी ठीक हो जाए। बेचारी अराउंड 7-8 दिन से। आज मम्मी मेरी मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल कोकिलाबेन में उनका चेकअप था पूरा, जाने दो उस पर मैं बाद में बात करूंगा। बट मैं हमेशा अपने ड्यूटी को बहुत अच्छे से, सोचो वहाँ पे मैं नहीं जा पाया, वो भी मेरा बहुत अच्छा, मतलब मेरी एक सबसे बड़ी ड्यूटी तो वही है। बट ऐसा है कि चलो मैंने एक दो जन को, मतलब मेरे फैमिली में है, उनको मैंने भेज दिया कि मुझे आज मेरे बच्चों को, क्योंकि बोर्ड एग्जाम इस समय चल रहे हैं और 10th वालों का, अभी तो आपका नहीं चल रहा है, और आपका CET का चालू हो गया है, तो मुझे सब चीज़ें कवर अप करना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इतने स्टेप्स में डायरेक्ट आंसर ला दिया, नहीं तो बहुत सारे लोग ना बिना मतलब का टाइम पास करते। या तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप क्या करते पता है, इस पे अलग अलग वैल्यूज पुट करके तो भी आप अपने आप को चेक कर सकते थे। ये एक एक ऑप्शन आप इसके अंदर पुट करते और चेक करते कब आंसर फॉल्स आता, पहला रखो, दूसरा रखो, तीसरा रखो, उसके अकॉर्डिंग भी आप चेक कर सकते थे। चलो अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। और आगे का पार्ट देखो, जेई मेंस का क्वेश्चन है भाई, जेई मेंस 2023। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि सर अब ये वाला क्वेश्चन को कैसे निपटाएं सर। एक झटके में निपटा सकते हो अगर नॉलेज बहुत अच्छा रहा तो। देखो दोस्तों, यहाँ पे पी हमें दिया है, आई हैव फीवर, आई विल नॉट टेक मेडिसिन, आई विल टेक रेस्ट। अगर दोस्तों यहाँ पे आई विल टेक रेस्ट लिखा है और क्वेश्चन के अंदर आपको आई विल नॉट वहां पे अगर आया, आई या तो आई वॉन्ट आया, समझ में, नॉट वाला पार्ट आया तो निगेशन में ले लेना। इसमें से अगर जो भी पार्ट दिया, अगर उसका उल्टा क्वेश्चन में अगर आपको पार्ट दिखाई दिया तो आपको निगेशन लेना है। ये चीज अपने दिमाग में रखना है। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, इफ, देखो इफ है, बहुत मायने रखता है। आई हैव फीवर, इफ आई हैव फीवर, आई हैव फीवर वाला स्टेटमेंट कौन सा है, पी। ठीक है, यहां तक समझा। देखो आपको जेई वाला पार्ट ना एक जगह, इवन आप में से बहुत सारे लोग खुद ही सॉल्व करते हो। तो जेई का जो लोग डरते हैं ना कि जेई का क्वेश्चन आएगा, भाई वो लोग ना अपना, बहुत सारे टीचर्स का ना मार्केट बनाने का काम है। जेई का कोई क्वेश्चन नहीं आता, जो जेई का सबसे इजी क्वेश्चन रहता है ना, वो हमें सीईटी में पूछा जाता है। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं, इससे भी डेंजर डेंजर क्वेश्चन है सीईटी में। सीईटी अगर अच्छे से करोगे तो जेई का क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। बस टीचर का कैसा एक हाइप कि मैं ना जेई का क्वेश्चन सॉल्व करा के दे रहा हूं, भाई ऐसा कुछ नहीं है। देखो मेरे स्टूडेंट को ना ये जेई तो ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। देखो इफ आई हैव फीवर, ठीक है, देन आया इफ देन आई विल टेक मेडिसिन। दोस्तों देखो इसका उल्टा लिखा है, आई विल नॉट टेक मेडिसिन, ये वाले स्टेटमेंट का उल्टा है कि वहां पे लिखा है नॉट और उसका उल्टा है आई विल टेक। तो मतलब दोस्तों आई विल टेक वाला पार्ट कौन सा, क्यू, पर ये कौन से पार्ट में हम लिखेंगे, निगेशन फॉर्म में। अब आगे आई विल टेक रेस्ट, आई विल टेक रेस्ट सेम लिखा है, तो यहाँ पे क्या आर और बीच में क्या है दोस्तों, एंड। अब याद रखना जो भी देन के पार्ट बाद है, ये दोनों को एक साथ ब्रैकेट फॉर्म में लिखना है। अब आपको चेक करना है इसमें से आपका सही ऑप्शन कौन सा है। अब आप इसके अंदर चेक करने जब जाओगे तो आपको दिख रहा है कि कोई भी ऑप्शन है ही नहीं। पहला ऑप्शन, भाई ऐसा तो कहीं दिख ही नहीं रहा, ये सब ऑप्शन में तो इफ देन है ही नहीं। तो भाई मैंने आपको एक सिखाया था कि जब भी ऐसा रहे, जिस फॉर्म में दिया था वैसे देता हूँ। अगर ऐसा है और इसको मुझे आत्मा के फॉर्म में लिखना है, तो ये देखो ये इसका आत्मा फॉर्म है, सिखाया हो ना। देखो जेई में भी इसका इंपॉर्टेंस है, ये इसका आत्मा फॉर्म है। अगर ये वाला पार्ट जो है दोस्तों, अगर मुझे ये इफ देन का सिंबल नहीं चाहिए तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखो कैसे करूंगा, ध्यान से देखो। पहले तो निगेशन, ठीक है, निगेशन पी, पी लिखा और लिखा। यहाँ पे क्या है दोस्तों, क्यू, ये पूरा का पूरा पार्ट क्यू होता है, जो एरो के बाद रहेगा पूरा पार्ट क्यू होता है। यहाँ पे क्यू लिखा, निगेशन क्यू एंड आर, हो गया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, बस ये वाले पार्ट को अंदर मल्टीप्लाई करो। देखो निगेशन पी और देखो ये है, ये पूरा का पूरा क्यू से एक बार मल्टीप्लाई करो, निगेशन क्यू। फिर बीच में क्या है दोस्तों, एंड, फिर से निगेशन पी और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर से। अब आप चेक करो, देखो निगेशन पी और एक बार क्यू से, निगेशन पी और एक बार किससे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, आर से।
अगर आप सही से ऑप्शन चेक करो तो क्या आपको यहाँ पे आंसर्स मिल गया है? अगर आप ध्यान से देखो दोस्तों तो देखो, सबसे पहले निगेशन पी निगेशन क्यू है क्या इसमें? निगेशन पी निगेशन क्यू है, बीच में और है, बीच में एंड है, निगेशन पी है। हाँ, पर यहाँ पे निगेशन एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पे निगेशन नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये ऑप्शन टिक हो गया, ये ऑप्शन तो चलेगा ही नहीं। देखो, निगेशन पी निगेशन क्यू है, और है, एंड है, निगेशन है। हाँ, एकदम मैच हो रहा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। सोचो कितने स्टेप्स में मैं आपको आंसर्स दे रहा हूँ, समझ में? और आपको जेई मेंस के जो क्वेश्चंस हैं उसका मार्क्स आपको पता ही होगा, पर अपना सीईटी में उतने मार्क्स का सम आता नहीं है। पर ऐसा सम सीईटी में जेई का आ सकता है, तो ऐसे जेई के सम्स अपने को सीईटी के लिए प्रिपेयर करना है, जो मैं आपको यहाँ पे लिखा हूँ। चलते हैं अब आगे की ओर। जेई मेन 2023, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट लॉजिक, वहां पे जेई मेन में इसका नाम था मैथमेटिकल रीजनिंग। तो अगर आप में से किसी ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अब देखो दोस्तों, ये अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, पी, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये। देखो ये पी, और यहाँ पे दोस्तों इम्प्लाइज क्यू, यहाँ पे एंड, और यहाँ पे क्या दोस्तों, आर इम्प्लाइज क्यू। गाइस अब इसको हम किस तरह से लिखे सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पी इम्प्लाइज क्यू, आर इम्प्लाइज क्यू। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इम्प्लाइज भी है, पर थोड़ा सा चेक करते हैं ऑप्शन वाइज क्या आ सकता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पी, सबसे पहले मैं क्या करूंगा बताइए, इसको लिखने आता है मुझे, इसको ही मैं दूसरा फॉर्म, देखो ये वाले फॉर्म में लिख सकता हूँ, आत्मा फॉर्म में। चलो आत्मा फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा, पी और क्यू, ये हो गया। यहाँ पे एंड, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, निगेशन आर, ये आर है ना, और यहाँ पे क्या आएगा क्यू। अब गाइस अगर दोनों को आप ऑब्जर्व करोगे तो अभी भी सर कुछ तो सिस्टम दिख नहीं रहा है सर। चलो अब दोनों को आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों में ना कुछ चीज़ें कॉमन है। ये देखो, ये दोनों पार्ट कॉमन है। गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो, यहाँ से ये दोनों में से कॉमन आ गया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, और क्यू। और यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, निगेशन पी। यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, एंड। और यहाँ पे क्या दोस्तों, निगेशन आर। दिखाई दे रहा है, निगेशन पी, यहाँ पे बीच का एंड, निगेशन आर। सर ये ऑप्शन से मैच हो रहा है सर? किसी ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा सर, अगर निगेशन साइन बाहर लेता हूँ, याद है डिमॉर्गन्स लॉ, तो ये पी और आर ऐसे ही रहेगा, बट इसका क्या हो जाएगा, और ये वाला पार्ट ऐसे हो जाएगा। सर अभी चेको, अभी भी देखो सर, कोई भी ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा है, सब में इफ देन दिख रहा है। हो सकता है ऑप्शन ही गलत हो, ऐसा नहीं दोस्तों। अब आपको फिर से ना अपने रुतबे पे आना होगा, रुतबा, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रुतबा। अब ये रुतबा है दोस्तों मेरा, ये याद है आपको, P इम्प्लाइज Q। अगर मुझे ये वाला पार्ट अगर मुझे याद है तो मैं कवर अप कर सकता हूँ, या तो चलो इसको बिना आत्मा वाला फॉर्मूला लेता हूँ। आत्मा याद है आपको, ये फॉर्मूला, इसका मतलब क्या होता है, निगेशन P और Q, याद है आपको? तो हो सकता है कि यहाँ पे इफ देन के फॉर्म में दिया हो, तो हो सकता है अपना क्वेश्चन ये हो और अपने को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना हो सकता है आंसर मैच हो। नहीं हुआ तो भाई फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो देखो इसमें निगेशन है, यस सर निगेशन है, और हमेशा और के पहले वाला पार्ट ये पी होता है, तो पहले मैं पी लिख रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ और के पहले वाला पार्ट जो है ना पी, उसको पहले लिखो, ये वाले पार्ट को बिना निगेशन के ये लिखा, फिर हमने ये पी लिखा, फिर हमें क्या लेना है, और की जगह पे हमें क्या यूज करना है, इफ देन, और फिर क्यू वाला पार्ट, क्यू की जगह पे क्यू है तो ये वाला पार्ट। तो इसमें हम कभी भी निगेशन नहीं लिखते, तो ऐसा कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, यस, ऑप्शन नंबर डी। तो गाइस ये होता है सीईटी, ये होता है सीईटी। ये लेवल से पढ़ाई करो, अगर खुद से कर रहे हो तो इस लेवल की पढ़ाई करो, नहीं तो बिना मतलब का टाइम पास लेवल की पढ़ाई मत करना दोस्तों। बहुत सारे लोग बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान देंगे, कराते कुछ है नहीं, और फिर आपका नुकसान हो जाएगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, मैंने बोला कि ये क्वेश्चन ना जेई मेंस का क्वेश्चन है, और इसके अंदर आपको ये वाला पार्ट नया सीखने के लिए मिल रहा है, ओनली इफ। अगर कहीं पे भी ओनली इफ दिखाई दे, ये तो हम क्या हमेशा दिमाग लगाते हैं, इफ के बाद वाला जो पार्ट है वो पहले लिखना होता है, ऐसा नहीं, ओनली इफ रहा तो ये वाला पार्ट पी और आगे वाला पार्ट क्यू। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रमेश लिसन टू म्यूजिक, तो मतलब ये क्या हो गया, पी। अब यहाँ पे ये पी है ना, रमेश लिसन टू म्यूजिक, ओनली इफ मतलब सिंगल एरो। अब यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, देखो, ही इज इन हिज विलेज, चेक करो इसका उल्टा तो नहीं लिखा है, रमेश इज आउट ऑफ हिज विलेज, आउट ऑफ लिखा है, और उसका उल्टा दोस्तों यहाँ लिखा, उल्टा मतलब निगेशन फॉर्म में लिखना होगा, तो ये देखो ये निगेशन फॉर्म में, एंड, ठीक है, एंड इट इज संडे, संडे, हाँ ये तो सेम है। अगर ये यहाँ पे इट इज नॉट संडे लिखा रहता तो निगेशन में लिखता, तो ये डायरेक्ट आर लिखना है,
और ये और लिखना है, और सैटरडे, तो इट इज सैटरडे, ठीक है, ये भी राइट है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा कुछ हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये वाला जो स्टेटमेंट है दोस्तों, ही इज इन इज विलेज एंड, तो मतलब दोस्तों ये वाला पार्ट ना एक अलग ब्रैकेट में आप लिख सकते हो। अब देखो दोस्तों कहीं पे पी इंप्लाइज दिख रहा है क्या? देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे पी इंप्लाइज, ये दोनों में से हो सकता है। क्यों निगेशन नहीं है? तो ये भी ये आंसर है। गाइस देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने, बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, इफ के बाद जो पार्ट आया वहां से स्टेटमेंट होगा, इसलिए उन्होंने देखो यहाँ वाला पार्ट ना पीछे रखा है, कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने आपने इफ के बाद वाला पार्ट, ये पार्ट आगे रख दिया है इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचेंगे इफ के बाद वाला पार्ट यहाँ आगे होगा और ये वाला पार्ट पीछे होगा, नहीं, ओनली इफ आया तो ये वाला पार्ट आगे रहेगा, ये वाला पार्ट पीछे रहेगा। द करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, ये क्वेश्चन, अब यहाँ पे अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे, इफ द स्टेटमेंट पी क्यू आर आर ट्रू, देखो स्टेटमेंट पी है, स्टेटमेंट क्यू है और स्टेटमेंट आर, यहाँ पे देखो तीनों, उसमें से पी क्या बोला है दोस्तों, पी ट्रू, क्यू क्या बोला है दोस्तों, क्यू फॉल्स, आर क्या बोला है दोस्तों, आर ट्रू बोला है, ठीक है। स्टेटमेंट पी क्या बोला है, ट्रू, क्यू क्या बोला है दोस्तों, फॉल्स, और आर क्या बोला है दोस्तों, ट्रू। देखो पी ट्रू, क्यू फॉल्स और आर क्या है दोस्तों, ट्रू है। देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न, इसका ट्रूथ वैल्यू निकालना है, ठीक है, इसका ट्रूथ वैल्यू निकाल देता हूं। देखो निगेशन क्यू एंड पी और निगेशन क्यू एंड निगेशन आर, चलो इसका ट्रूथ वैल्यू निकालते हैं। और पी, कुछ गलत नहीं हो गया ना साइन में? एक बार हमेशा फट से एक नजर घुमा लिया करो। अब देखो दोस्तों जहां पे क्यू है, निगेशन क्यू, तो क्यू का उल्टा लिख दो, एफ है ना, एफ का उल्टा टी, थोड़ा टाइम बचेगा आपका। चाहिए तो निगेशन एफ लिख के फिर टी लिखो टाइम पास करने के लिए, पर टाइम बचेगा आपका। यहाँ पे पी है, पी का वैल्यू क्या है दोस्तों, टी है, और यहाँ निगेशन क्यू है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे टी लिखो, एफ का उल्टा। यहाँ पे निगेशन आ रहा है, आर का उल्टा, डायरेक्ट यहाँ पे एफ आएगा, और यहाँ पे पी का टी। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से दोगे, ये टी है, ये अगर दोस्तों और लिखा हुआ है, क्या लिखा है दोस्तों, और में मैंने हमेशा बोला कि और में अगर दोनों फॉल्स है आंसर फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, ट्रू। यहाँ पे क्या है, फॉल्स। अब देखो गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या तो ये पूरा एंड है, एंड में सब ट्रू रहेगा तो आंसर ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स, या तो दो दो सॉल्व कर दो, एंड में दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू, फिर इसके बाद ट्रू और इसको दोनों को सॉल्व कर दो, ट्रू और फॉल्स, एंड में अगर ट्रू है दोनों तो ही ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। तो या तो आप ऐसे भी ले सकते हो, ये एंड है पूरा, अगर इसमें सब ट्रू है तो आंसर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, तो ट्रू नहीं है सब तो आंसर फॉल्स। और यहाँ पे और में अगर दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, तो इसका आंसर तो ट्रू आया पहले वाले का। बट इन्होंने और कुछ पूछा है दोस्तों, एंड ट्रूथ वैल्यू ऑफ डॉल स्टेटमेंट, इसका डॉल स्टेटमेंट निकालना, उसका भी ट्रूथ वैल्यू, इसलिए मैंने आपको डुअलिटी कॉन्सेप्ट समझा के दिया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, पहला आंसर टी आया, तो मतलब ये ऑप्शन टिकू हो गया, ये ऑप्शन टिकू का, अपना अक्कड़ बक्कड़ खेल के ए और सी में से आंसर लिख सकते हो। अब चलो चेक करते हैं इसका डुअल फॉर्म। बहुत सारे लोग ने यहाँ से डुअल फॉर्म चेंज करेंगे, मैं मना करूंगा, फास्ट भाई सीईटी है, फास्ट सॉल्व करना, तो इस स्टेप से डुअल फॉर्म चेंज करना। इस स्टेप से कैसे चेंज करोगे दोस्तों, देखो टी तो ऐसे ही रहेगा, जहां पे एंड है वहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टी ऐसे ही रहेगा, ये एंड हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, और ये एफ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एंड और ये टी। तो देखो यहाँ पे एंड का और, यहाँ पे और का एंड, यहाँ पे एंड का और यहाँ पे और का एंड। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो दोस्तों ये टी है, देखो एंड है, दोनों वैल्यूज टी है तो आंसर टी आएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो ये दोनों और है, और में अगर सबके सब फॉल्स रहेंगे तो आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू। सबके सब फॉल्स नहीं है, देखो अगर दो को सॉल्व करो, दोनों अगर फॉल्स नहीं है तो आंसर ट्रू आएगा, और फिर से दोनों फॉल्स नहीं रहेंगे तो आंसर ट्रू आएगा। या तो आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो, अगर और है सबके सब फॉल्स रहेंगे तो ही आंसर फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। और यहाँ पे एंड है, दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू, तो इसका भी आंसर ट्रू, इसका भी आंसर ट्रू। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। हो गया। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो पूरा गला बैठ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको 12th में भी सॉल्व कराया था, इसको मैं डायरेक्ट इसको हम वैल्यूज वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं, टी टी एफ एफ लेके भी सॉल्व कर सकते हैं,
बट अगर चाहो तो इसको आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो ये पूरे में से मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, इस पूरे में से देखो ये कॉमन है, ये वाला पार्ट कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचा, अगर निगेशन पी एंड निकाल रहे हैं तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों, क्यू, यहाँ से और यहाँ पे क्या आएगा, निगेशन क्यू। दिखाई दे रहा है आपको, ये पी एंड निगेशन क्यू ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे ये है, अब आपको पता है दोस्तों इसका मतलब क्या आएगा, टी याद है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, अगर ये दोनों सेम है और हमारे लिए अच्छा होता है, ये क्या आएगा, पी एंड निगेशन क्यू। गाइस ये आपको याद है आइडेंटिटी लॉ, एंड रहेगा तो हमारा फोकस टी पे, तो आंसर फर्स्ट वाला आएगा, तो फर्स्ट वाला आंसर मतलब पी और पी एंड निगेशन क्यू। अब जस्ट आप अंदर मल्टीप्लाई करो, पी और पी से एक बार मल्टीप्लाई किया एंड पी और किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, क्यू से। अब गाइस देखो ये दोनों सेम है, चाहिए तो आप इसको चेंज करके अलग से कर दो, अगर ये दोनों सेम है और साथ में और निगेशन है तो ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है, तो इसका आंसर डायरेक्ट यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ट्रू आएगा। और ये वाला पार्ट है पी और निगेशन क्यू। गाइस मैं आपको जब 12th में सिखा रहा था हमेशा बोलता था ट्रू पीछे रखो, पर अभी मत रखना, अब डायरेक्ट वही वाला रूल अप्लाई कर दो। अगर समझो थोड़ा, हाँ लिखने के लिए अभी आपके लिए मैं चलो लिख रहा हूँ, नहीं भी लिखते तो भी चलता है, इसको आगे कर दो कॉम्यूटेटिव लॉ से। अब आपको याद है एंड है, ट्रू है, तो आंसर फर्स्ट वाला लिखेंगे, फर्स्ट वाला लिखेंगे मतलब क्या आएगा, पी और निगेशन क्यू। चेक करो हमारे ऑप्शन में पी और निगेशन क्यू कौन सा है, और एंड वाला गायब, ये दोनों तो चलेगा ही नहीं, यही ऑप्शन होगा। भाई ऑप्शन बहुत बार ऐसा होता है हमने आंसर सही लाके ऑप्शन सिलेक्ट करने अपने को नहीं आता है, और जब अपने को ऑप्शन सिलेक्ट करने नहीं आता है तो भी हमारी बैंड बच जाती है ऐसे केस में। तो मैं आपको ये चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसा ना हो और आप ऐसे किसी भी चीज के ये ना हो। अब मैं आ रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ ये देखो, अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो भी दिया है, बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर इक्विवेलेंट सर्किट। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर इसका निकालू, S1 है दोस्तों, देखो ए का S1 का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, P, और S2 का वैल्यू क्या है दोस्तों, Q। दोनों एक के बाद एक है तो एंड आएगा, और ये S1 क्या है दोस्तों, P एंड S3 है दोस्तों, S3 मतलब R, और दोनों के बीच में क्या है, और, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। गाइस कभी भी अगर कुछ कॉमन निकलता है तो निकाल लो, P एंड कॉमन लो, Q अंदर बचा और बचा, और साथ में क्या बचा दोस्तों, R। अब तो कुछ नहीं हो सकता, P एंड देखो ना दोनों में, ये देखो P एंड दोनों में, तो ये आया। अब आप ऐसा देखो कहीं पे 3 लोग हैं क्या, तो आपके पास ना थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, कहीं पे 3 लोग हैं क्या, और उसमें हमेशा देखना S2, ये Q मतलब क्या होता है S2, और R मतलब क्या होता है S3, H2 और S3 पैरेलल होने चाहिए। 3 लोग तो सर सब में तो 3 ही लोग हैं, H2 और S3 पैरेलल है क्या सर, इसमें तो सीरीज में, ये नहीं आएगा ऑप्शन सर। यहाँ पे H2 S3 पैरेलल है, ये हो सकता है, यहाँ पे सर सीरीज में ये भी नहीं होगा सर। देखो H2 S3 पैरेलल है, ये सामने सामने, यहाँ पे तो अलग अलग है, ये है, तो हो सकता है। सबसे पहले ये ऑप्शन चेक करना, देखो कैसे टाइम आप बचा सकते हो वो भी सिखा रहा हूँ। चलो चेक करते हैं, S1 मतलब क्या आएगा दोस्तों, देखो ऑप्शन नंबर सी, S1 मतलब क्या आएगा, P एंड उसके बाद है ना, और ये पैरेलल है, S2 मतलब क्या आएगा, Q, S3 मतलब क्या आएगा दोस्तों, R, और दोनों सीरीज में, दोनों पैरेलल है, तो क्या आएगा दोस्तों, और ये वाला इसके साथ सीरीज में। चेक कर लो, दोनों ऑप्शन मैच हो गए, दोनों ऑप्शन मैच हो गए, तो ऑप्शन नंबर ए और सी द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर। और आप जैसे ही एक दो टिकुक करोगे तो नीचे बहुत सारे ऑप्शंस को आप उड़ा भी सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस आपके नीचे उड़ जाएंगे दोस्तों। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, हाँ देखो S1 मतलब क्या आएगा दोस्तों, P। देखो ये सीरीज में किसके साथ दोस्तों, S2 के साथ, S2 मतलब क्या आएगा दोस्तों, Q, S3 मतलब क्या आएगा दोस्तों, R, और ये दोनों पैरेलल है तो यहाँ पे क्या आएगा, और ये पूरे के साथ नीचे वाला पार्ट क्या है दोस्तों, पैरेलल है, तो इसलिए और आएगा। S3 डैश मतलब निगेशन R, S2 डैश मतलब निगेशन Q एंड आएगा, और S1 मतलब क्या आएगा दोस्तों, एंड P आएगा। ठीक है, ये हमने पूरा का पूरा पार्ट लिखा। अब ये पूरा का पूरा पार्ट लिखने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, देखो ये P एंड है, यहाँ पे Q और R है, ये है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे Q और R की जोड़ी है, तो मैं चाहूंगा Q और R की जोड़ी बनाने के लिए तो निगेशन दोनों में से बाहर ले लूंगा, तो ये Q हो जाएगा। जब हम निगेशन बाहर लेते हैं तो आपको याद है एंड का और हो जाएगा, और ये वाला पार्ट एज इट इज रखते हैं। अब देखो दोस्तों मैं क्या करूंगा, P एंड Q और R है, दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे देखो ये दोनों को इंटरचेंज करूंगा, इसमें से P एंड पहले ले लूंगा, एंड तो बीच में ही है, ये तो बीच में ही है, उसका कोई दिक्कत, P पहले ले लिया, ये वाला पार्ट पीछे कर दिया,
और ये वाले पार्ट को भी इंटरचेंज कर दो क्योंकि क्यू पहले आर बाद में, तो आप 12th में थोड़ा स्टेप वाइज लिखते थे, यहाँ पे स्टेप वाइज लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैं ऐसा क्यों किया, क्योंकि दोनों में से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, ये देखो दोनों में से, तो यहाँ पे क्या आएगा पी एंड, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों क्यू और आर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों क्यू और आर निगेशन, और साथ में क्या है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो मैंने यहाँ से पी एंड बाहर लिया, यहाँ से पी एंड लाया, बीच में क्या है दोस्तों और। अब अगर आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है तो ये देखो ये दोनों सेम है, दोनों सेम होता है तो कॉम्प्लीमेंट लो, और दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ट्रू। और आपको याद है पी और अगर कहीं पे भी दिखाई दे एंड ट्रू और फॉल्स रहा तो आइडेंटिटी लो, तो ये ट्रू है, तो हम सही आंसर क्या लिखेंगे दोस्तों, अगर ये ट्रू है तो हम फर्स्ट वाला आंसर लिखेंगे, तो पी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर ए। ऐसा सेम सम आपको एक और देखने मिलेगा। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है दोस्तों, द नंबर ऑफ स्विचेस इन द अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंप्लीफाइड सर्किट, सेम सम है, जैसा ये सम है सेम सम है, और इसमें बोल रहे कि लास्ट में इक्विवेलेंट आपको क्या करना है, सेम टू सेम, जैसे हमने वो वाला सम सॉल्व किया ऐसे सेम इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपको ये पता करना है कि इसमें कितने स्विचेस लास्ट में बचते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे कितना स्विच लास्ट में बचा, 1, तो आपको वैसे ही उसको सॉल्व करके मुझे बताना कितना स्विच बचा। और दोस्तों वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स दोस्तों, ये एक तरह से डेमो लेक्चर था, और अब मैं पूरा का पूरा जो पार्ट है आपका कहाँ पे लेने वाला हूं दोस्तों, एप्लीकेशन के ऊपर। अगर आप में से जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं एप्लीकेशन पे, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, 1 तारीख से शानदार तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, और मतलब 1 तारीख मतलब समझो परसों के दिन से। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग तैयार रहो, परसों के दिन मैथमेटिकल लॉजिक यही वाला पार्ट है, अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट हम वहाँ कवर करेंगे। ऑलमोस्ट मेरे 2-2 लेक्चर्स होंगे हर टॉपिक पे, किसी किसी टॉपिक पे मेरे 3-3 लेक्चर्स लगे हैं, वेक्टर लेसन में मेरे 4 लेक्चर्स लगे हैं दोस्तों, टोटल 8 घंटे के लेक्चर्स। तो एप्लीकेशन में बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। 15 तारीख के बाद से मेरे 2-2 लेक्चर्स हो जाएंगे, सुबह के टाइम पे अलग लेक्चर, शाम के टाइम पे 11th के लेक्चर्स, और रात को आपका मॉक टेस्ट लगा दिया हूँ। तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, तो एप्लीकेशन का प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आपसे पॉसिबल हो जुड़ो, या आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसा करो, इतना करने से नहीं होगा, इसके बाद और भी सम सॉल्व करने होंगे। हाँ अगर आप एप्लीकेशन में हो तो जितना मैं कराऊंगा उतना इनफ है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय महाराष्ट्र दोस्तों। प्लीज़ एक कॉमेंट करके जाना कैसा लगा।